नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग। मैं विक्रम एकेडमिक करंट अफेयर की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। तो सुबह जैसे 7 बज गया है और 7 बजे हमारी क्लास जो है लग जाती है। फिलहाल आज थोड़ा लेट हो गया है, तो फिर भी आप लोग क्लास को देख लीजिएगा। क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी आप लोगों के लिए। तो यह करंट अफेयर आप लोगों को जो भी आगामी परीक्षाएँ लगी हुई हैं इन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगी। इसमें आप क्या है कि लेखपाल की भर्ती आप लोगों के सामने लगी हुई, साथ में आर ओ समीक्षा अधिकारी जो होता है, यूपीएसआई पुलिस है, और इसके साथ साथ रेलवे है, बैंक है, यूपीएससी और जो भी ऑल एग्ज़ाम होते हैं गवर्नमेंट से संबंधित, उन सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट क्लास रहती है। तो आप सभी लोग क्लास को देखना ना भूलें। क्लास हमारी 7 बजे लग जाती है। 10 इंपॉर्टेंट 10-11 क्वेश्चन जो भी रहते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न रहते हैं, तो आप लोग इसको देखना ना भूलें। चलो शुरू करते हैं। हम आज के हमारा पहला प्रश्न आप लोगों के सामने क्या है, तो बात करते हैं पहले प्रश्न की। तो ये रहा आपका पहला प्रश्न, और पहले प्रश्न में आप लोग देखते हैं कि इम्पॉर्टेंट प्रश्न ये है। सभी लोग इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें क्लास को। इम्पॉर्टेंट क्लास होगी आपकी। पहला प्रश्न है आप लोगों के लिए। प्रश्न है हमारा, दुनिया का पहला व्यापक एआई बेसिक एक्ट किस देश ने लागू किया है। तो ये इस समय आप लोग जानते हैं एआई काफ़ी चर्चा में है, तो इसके बारे में आप लोगों को जानकारी रखना जरूरी है। तो दुनिया का पहला व्यापक एआई बेसिक एक्ट किस देश ने लागू किया है। ऑप्शन ए है अमेरिका है, बी है चीन, सी है भारत तथा डी ऑप्शन है दक्षिण कोरिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर आप लोग क्या लगाएंगे, इसमें दक्षिण कोरिया इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो राइट आंसर आप लोग लगाएंगे डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। तो दक्षिण कोरिया जो है दुनिया का पहला व्यापक एआई बेसिक एक्ट लागू करने वाला पहला देश बन गया है। इसकी राजधानी आप लोग जानते हैं, राजधानी इसकी क्या है। तो राजधानी सभी को पता है, इसकी राजधानी जो है सियोल है। सियोल क्या है, सियोल इसकी राजधानी है। ठीक, तो आप लोग जानते हैं यहाँ इसके बगल में क्या है, उत्तर कोरिया, और उत्तर कोरिया हमेशा क्या है, यहाँ पे मिसाइलों का आक्रमण किया करता है। चलो बात करते हैं आगे इसकी नेक्स्ट जानकारी के बारे में क्या है। तो इसकी जानकारी आप लोगों के सामने ये रही। दक्षिण कोरिया जो है ने दुनिया का पहला व्यापक एआई कानून एआई कानून एआई एक्ट जो है लागू कर दिया है। और इसके बाद हम बात करते हैं ये है क्या जानकारी। तो जो सुरक्षा और भरोसे को बढ़ाने के लिए बनाया गया है, और यह कानून जो है यूरोपीय संघ के एआई एक्ट के पहले लागू हुआ, और इसमें स्वास्थ्य, परिवहन, परमाणु सुरक्षा, वित्त और जल आपूर्ति जैसे क्षेत्रों में एआई के लिए मानव निगरानी अनिवार्य है। ठीक, आगे हम बात करते हैं इस कानून की मुख्य बातें क्या है। तो इसको आप लोग देख लीजिए। इस कानून की मुख्य बातें आप लोगों को सामने दी गई हैं। इसमें क्या है कि जोखिम आधारित वर्गीकरण इसमें है। तो यह कानून जो है एआई सिस्टम को उनके जोखिम रिस्क के आधार पर बांटता है। और आगे हम बात करते हैं इसकी और जानकारी जो भी है। नेक्स्ट इसकी जानकारी है, तो जैसे कि कुछ सिस्टम जैसे सोशल स्कोरिंग पर पूरी तरह प्रतिबंध है, जबकि कुछ पर कड़े नियम लागू कर दिए गए। ठीक, पारदर्शिता के बारे में अगर हम बात करें तो पारदर्शिता इसमें क्या है, तो चैट जीपीटी जैसे बड़े मॉडल्स को यह बताना होगा कि उनका डेटा कहाँ से आया और वे कॉपीराइट नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं, ये इसका पारदर्शिता होगी। सुरक्षा के बारे में अगर हम बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना और सुरक्षित एआई के उपयोग को बढ़ावा देना इसका मुख्य लक्ष्य रखा गया। ठीक, तो ये जानकारी आप लोगों को एआई से संबंधित थी। आगे है नेक्स्ट हमारा प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा। प्रश्न नंबर है 2 नंबर। ये भी आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा और आपका उत्तर प्रदेश से संबंधित है, तो इसके बारे में शुरू करते हैं। तो दूसरा नंबर प्रश्न आप लोगों के लिए रहा है, उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सुनवाई के लिए एआई का उपयोग करने वाला पहला जिला बन गया है। तो ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, पहला जिला बना है और ये इम्पॉर्टेंट भी है। तो ऑप्शन आप लोगों के हैं गोरखपुर है, संभल है, लखनऊ है और प्रयागराज है। तो उसके बारे में बताना चाहेंगे कि आप लोग जानते हैं ओडीओपी उस जिले का कौन सा है। तो हार्न क्राफ्ट जो बैलों की जानवरों की जो सींग होती है उससे बनाया जाता है, एक प्रकार का वाद्य यंत्र होता है हार्न क्राफ्ट। तो वो संभल इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसमें राइट आंसर आप लोग क्या करेंगे, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, संभल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो हार्न क्राफ्ट वन ओडीओपी के मामले में संभल जाना जाता है।
चलो इसके बारे में हम डिटेल्स में चर्चा करते हैं। इसकी डिटेल्स क्या है, तो संभल जिला जो है ये उत्तर प्रदेश का पहला जिला बन गया है जहां न्यायिक कार्रवाई के लिए क्या है, न्यायिक कार्रवाई में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का व्यापक प्रयोग करना शुरू किया इसने। और हाल ही में प्रशासनिक न्यायमूर्ति अरुण कुमार देसवाल, इसको भी पूछा जा सकता है कि उपस्थिति में कौन उपस्थित थे, ये भी पूछा जा सकता है। तो अरुण कुमार देसवाल थे जिन्होंने संभल हिंसा से जुड़े मुकदमे की सुनवाई एआई के जरिए की थी। तो संभल में हुआ है और ये मुकदमा क्या था इसमें, तो हिंसा से संबंधित ये मैटर था। इसको सुना है किसने, तो अरुण कुमार देसवाल ने, जिसमें एसआई राजीव कुमार के बयान दर्ज किए गए। ये उपकरण गवाहों के बयानों को तत्काल रिकॉर्ड कर प्रिंट करता है, उसका मैटर क्या था, ये सारी जानकारी तुरंत प्रदान कर देता है। ठीक, आगे हम बात करते हैं इसकी, तो जिसके माध्यम से पूरी पारदर्शिता बढ़ती है और साथ ही छेड़छाड़ की संभावना खत्म हो जाती है और समय की भी बचत होती है। तो ये मैटर इसका था इसमें। ठीक, तो इम्पॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, उत्तर प्रदेश की जो भी परीक्षाएं उनके लिए खास इंपॉर्टेंट रहेगा, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक, अगला हमारा नेक्स्ट प्रश्न है आप लोगों के लिए, प्रश्न नंबर है 3 नंबर है, इसमें आप लोग आंसर करेंगे 3 नंबर, धन्या नाथन सी किस राज्य की पहली दृष्टिबाधित न्यायाधीश बनी है। तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, इसमें सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, छटे हुए प्रश्न है। ऑप्शन ए है महाराष्ट्र है, बी है आंध्र प्रदेश है, सी है उड़ीसा तथा डी ऑप्शन है केरल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा केरल। आप लोग जानते हैं काफ़ी फेमस में रहता है और ये सबसे ज़्यादा 99.98% ये साक्षरता में भारत का पहला राज्य बन गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन होगा केरल, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक, इसके बारे में बात करते हैं। केरल में आप लोग जानते हैं पहली एआई लगी थी जिसका नाम था स्कूल में क्या, आयरिस नाम था, क्या नाम था उसका, तो आयरिस नाम की पहली एआई टीचर लगी थी, इसको भी आप लोग याद रखना। और ये सबसे ज़्यादा साक्षरता में है, इसकी अगर साक्षरता दर की बात करें तो 99.98% है, टॉप पे केरल हो गया है। आगे हम बात करते हैं इसकी डिटेल्स के बारे में, धन्या नाथन के बारे में। तो डिटेल्स इसकी आप लोग देख लीजिए। तो 24 वर्षीय हैं वकील, ये वकील ने हाल ही में केरल न्यायिक सेवा परीक्षा में सिविल जज जूनियर डिवीजन के लिए दिव्यांग श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो ये इंपॉर्टेंट इसकी जानकारी थी, इनका नाम याद रखना। और कितने वर्ष की हैं, 24 साल की हैं, किस राज्य से संबंधित है, तो केरल राज्य से संबंधित इनका है। और मुख्य तथ्य इसमें कुछ और दिए हैं, तो ये केरल राज्य आप लोग जानते हैं, पिनराई विजयन इनके यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। और इनका पद क्या है, तो सिविल जज जूनियर डिवीजन के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया है। ठीक, और आगे हम बात करते हैं इसकी और डिटेल्स हैं। तो शिक्षा इन्होंने कहाँ से प्राप्त की, शिक्षा इन्होंने कन्नूर विश्वविद्यालय से एलएलबी इन्होंने किया है, ये भी आप लोग याद रखना, इंपॉर्टेंट जानकारी थी। चलो आगे हैं, बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो पिनराई विजयन आप लोग जानते हैं, कुछ और जानकारियाँ इसमें दी गई हुई। तो ये है, देखो विशेषता इनकी क्या है, तो विशेषता आप लोग देख रहे हैं कि विशेषता इनकी है 100% जो है दृष्टिबाधित के बावजूद भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में 2025 के ऐतिहासिक फैसले के बाद यह सफलता हासिल की जिसमें दिव्यांगों को न्यायिक सेवाओं के लिए पात्र माना गया है। तो ये इम्पॉर्टेंट था, और 100% दृष्टिबाधित इनको दिखाई बिल्कुल भी नहीं पड़ता है ना, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रश्न था ये। आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न आप लोगों के लिए ये रहा, प्रश्न नंबर है 4, भारत की पहली इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी का ट्रायल सरला एविएशन द्वारा किस शहर में किया गया है। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, इसमें भारत की जो पहली है इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी का ट्रायल सरला एविएशन, इसको भी याद रखना किसके द्वारा किया गया, तो सरला एविएशन के द्वारा किस शहर में किया गया है। ऑप्शन ए है चेन्नई, बी है भोपाल, सी है मुंबई तथा डी ऑप्शन है बंगलुरु। तो इसका जो राइट आंसर आप लोग जानते हैं, सिलिकॉन सिटी के नाम से बंगलौर को जाना जाता है। और ये है इलेक्ट्रॉनिक, क्या है ये चित्र में आप लोग देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी है। और इसके बारे में आप लोग जानते हैं, छोटा मोटा एक समझो चलता फिरता एक हेलीकॉप्टर होता है जो 2-3 लोगों को बैठा के अपना सफ़र तय करेगा। और इसमें क्या होता है कि जो रास्ते में ट्रैफिक लग जाता है जिसकी वजह से बहुत सारे इमरजेंसी लोग फंस जाते हैं, और उसकी वजह से इसको चालू किया गया है। और आने वाले आगामी समय में भारत के बहुत सारे शहरों में इसका विस्तार बढ़ जाएगा। ठीक, तो फिलहाल अभी का इसका जो राइट आंसर है ये बंगलोर, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, बंगलोर, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, डी ऑप्शन आप लोग लगेंगे। और आगे हम बात करते हैं इसकी नेक्स्ट डिटेल के बारे में। तो डिटेल इसकी क्या है, तो ये रही इसकी डिटेल।
तो बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप सरला एविएशन, इसको भी याद रखना किसके द्वारा, तो सरला एविएशन के द्वारा इसको शुरू किया गया है। तो पहली स्वदेशी है, तो ये भारत में निर्मित है, स्वदेशी रूप, पूर्ण रूप से स्वदेशी है। यह टैक्सी शून्य ग्राउंड ट्रायल बेंगलुरु में शुरू किया गया है। और इस EVTOL विमान का परीक्षण शहर की ट्रैफिक जाम समस्या को दूर करने के लिए शुरू किया गया, जिसके 2028 तक परिचालन में आने की उम्मीद है। ठीक, तो 2028 तक इसका परिचालन जो है आपको देखने को मिल जाएगा। आगे हम बात करते हैं इसकी अन्य जानकारी के बारे में। तो स्थान आप लोग जानते हैं, बेंगलुरु जो है, बेंगलुरु कर्नाटक कंपनी की अपनी फैसिलिटी में है। और वाहन का क्या नाम, साइला साइल X1 नामक एक अर्ध आकार का इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग प्रोटोटाइप है। और उद्देश्य इसका क्या है, तो उद्देश्य आप लोग जानते हैं इसका शहरी हवाई मोबिलिटी के जरिए ट्रैफिक और प्रदूषण से मुक्ति है। भविष्य की योजना क्या है, तो सरला एविएशन ने आंध्र प्रदेश में अनंतपुर के पास स्काई फैक्ट्री स्थापित करने के लिए समझौता किया, इसको याद रखना, जहां यह 6 विमान बनाए जाएंगे और यह 6 सीट वाले विमान बनाए जाएंगे। और यह एयर टैक्सी 2028 तक बेंगलुरु, मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों में शुरू होने की योजना पे काम करेंगे। ठीक, तो ये था इम्पॉर्टेंट जानकारी। और अगला हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 5 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो सारे जो भी प्रश्न आप लोगों को इम्पॉर्टेंट मिलेंगे और इम्पॉर्टेंट प्रश्नों के साथ साथ आपको इम्पॉर्टेंट जानकारियाँ भी इसमें सम्मिलित की गई हैं। आगे बात करते हैं 5 नंबर प्रश्न की। तो प्रश्न है हमारा, किस राज्य के क्रिकेट टीम पहली बार रणजी ट्रॉफी के सेमीफाइनल में पहुंची है, प्रवेश की है। ऑप्शन ए है गोवा, बी है उत्तराखंड, सी है उड़ीसा और तथा डी ऑप्शन आप लोगों का, डी ऑप्शन क्या है, झारखंड है। तो इसमें जो राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, उत्तराखंड इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोग लगाएंगे बी ऑप्शन। तो उत्तराखंड जो है रणजी ट्रॉफी में पहली बार सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। तो इम्पॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। और पुष्कर सिंह धामी आप लोग जानते हैं यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। गुरमीत सिंह यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल के रूप में अपना कार्यभार संभाले हुए हैं। चलो बात करते हैं इसके बारे में। तो उत्तराखंड में जो क्रिकेट है, तो फरवरी 2026 में उत्तराखंड की क्रिकेट टीम ने इतिहास रचते हुए पहली बार रणजी ट्रॉफी के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। उत्तराखंड ने क्या किया, जमशेदपुर, उत्तराखंड जो है जमशेदपुर कीनन स्टेडियम में खेले गए क्वार्टर फाइनल मैच में झारखंड को 1 पारी और 6 रनों से करारी शिकस्त दी है। और यह उत्तराखंड की टीम इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि हासिल किया है इन्होंने। और आगे हम बात करते हैं इसकी और अन्य जानकारियां जो हैं इसके बारे में। तो ऐतिहासिक मुख्य विवरण इसमें क्या है, तो ऐतिहासिक जीत इसकी हुई है। और इसके साथ साथ आप लोग, उत्तराखंड ने झारखंड को हराकर अपने इतिहास में पहली बार अंतिम 4 सेमीफाइनल में पक्की कर ली है अपनी जगह। मैच का सितारा कौन था, तो स्पिनर जो है मयंक मिश्रा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए मैच में कुल 8 विकेट लिए, जिसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना है। तो पूरी टीम तो बेचारा यही ख़त्म कर दिया था। अगला मुकाबला जो है सेमीफाइनल में उत्तराखंड का सामना जो है कर्नाटक से होगा। और अन्य टीमें इसमें कौन सी हैं, तो उत्तराखंड के साथ साथ जम्मू और कश्मीर ने भी इसी सीज़न में क्या किया है, 2025-26 में पहली बार सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। तो ये भी इसकी इम्पॉर्टेंट जानकारी थी। और आगे है हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर है 6, इस पे बात करते हैं। तो ब्लैक स्वान समिट इंडिया 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया है, इसके बारे में आप लोगों को बताना है। तो ब्लैक स्वान समिट जो है ये 2026 में इसका आयोजन किया गया किस शहर में। ऑप्शन ए है मुंबई, बी है जयपुर, सी है भोपाल तथा डी ऑप्शन है भुवनेश्वर। तो इसका जो राइट आंसर आप लोग लगाएंगे उड़ीसा, उड़ीसा इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो भुवनेश्वर क्या है, उड़ीसा की राजधानी है। और आप लोग जानते हैं यहाँ पे उड़ीसा में क्या है, चिल्का झील आप लोग अच्छे से जानते होंगे ना। और यहाँ पे क्या है, कोणार्क का सूर्य मंदिर है जो गंग वंश के शासक बनवाए थे, जिसे ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जानते हैं। पूरी का रथ यात्रा यहीं पे होता है। तो सभी चीज़ें आपको यहीं पे अधिकतर मिलेंगी। ठीक, और सबसे बड़ी जो है खारे पानी की झील आपको चिल्का झील कहाँ पे मिलेगी, तो चिल्का झील आपको मिलेगी उड़ीसा में, जो खारे पानी की है। और यहाँ पे क्या है, रिडेले कछुए आते हैं प्रवासन के लिए, प्रजनन करने के लिए। ठीक, रिडेले कछुआ। और भारत की पहली जो है रामसर साइट भी यही है, चिल्का झील उड़ीसा की। ठीक, आगे हम बात करते हैं इसकी डिटेल्स के बारे में।
तो इसकी डिटेल्स ये रही। ब्लैक स्वान समिट जो है इंडिया 2026 का आयोजन उड़ीसा के भुवनेश्वर शहर में हुआ है। और आगे हम बात करते हैं इस सम्मेलन से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ निम्नलिखित हैं। तो दिनांक, यह 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन जो है 5 से 6 फरवरी 2026 को आयोजित किया गया था। स्थान इसका क्या है? तो स्थान इसका है, इसका जो स्थान है, मुख्य कार्यक्रम जो है भुवनेश्वर के मेफेयर कन्वेंशन मेफेयर कन्वेंशन में किया गया है। मुख्य अतिथि इसमें कौन थे? तो भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मेलन में भाग लिया। और आप लोग जानते हैं वो द्रौपदी मुर्मू जो हैं उड़ीसा के मयूरभंज की रहने वाली संथाल जनजाति की हैं, ये भी आप लोग याद रखना। और यहाँ की उड़ीसा की एक चीज़ आप लोग जानते हैं, कढ़ाई चटनी को जीआई टैग दिया गया है। जो आदिवासियों की थी वो लाल चींटी की चटनी, उसको जीआई टैग दिया गया है, ये भी आप लोग याद रखना, उड़ीसा से ही संबंध रखता है। ठीक, आगे हम बात करते हैं इसकी नेक्स्ट जानकारी। तो ये रही आपकी नेक्स्ट जानकारी। और इसमें बात करते हैं आयोजक। तो यह सम्मेलन जो है उड़ीसा सरकार और ग्लोबल फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी नेटवर्क के सहयोग से भारत नेत्र भारत नेत्र पहल के तहत आयोजित किया गया था। और मुख्य विषय इसका क्या है? तो मुख्य विषय पे सम्मेलन का मुख्य फोकस जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, आप लोग जानते हैं एआई तो बहुत सारा है, फिनटेक और इंश्योरटेक और डिजिटल वित्त के माध्यम से समावेशी विकास और रोजगार सृजन पर था। तो ये इसकी जानकारी थी। ठीक, और आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर है 7। तो इसमें क्या है? हाल ही में खबरों में दिखाई देने वाला थ्वाइट्स ग्लेशियर किस क्षेत्र में है? इसको आप लोग बताएंगे। तो ये ग्लेशियर है और पिघल रहा है निरंतर। तो हाल ही में खबरों में दिखाई देने वाला थ्वाइट्स ग्लेशियर किस क्षेत्र में है? तो अभी आप लोग याला एक ग्लेशियर आप लोग जानते हैं, याला ग्लेशियर जो नेपाल में प्रसिद्ध था। और ये क्या हुआ है कि अभी देखो बहुत सारे प्रश्न इससे भी आए हैं। नेपाल में जो याला ग्लेशियर पूर्ण रूप से मृत घोषित कर दिया गया है। मृत का मतलब क्या होता है कि पहले उसमें मतलब ग्लेशियर क्या होते हैं, पिघलते हैं तो नदियों का आकार बना देते हैं, पानी पिघल के आता है नदियों के माध्यम से, तो पूर्ण रूप से मृत हो गए कि वहाँ पर बर्फ़ नहीं बनती है, ग्लेशियर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। ठीक, तो वो होता है मृत। तो इसके बारे में आप लोग बताएंगे। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएं। ए ऑप्शन है अंटार्कटिका, बी है हिमालय, सी है नाइजीरिया तथा डी ऑप्शन है ग्रीस, एथेंस जिसको कहते हैं, यूनान। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा आपका अंटार्कटिका। सभी लोग जानते हैं कि सफ़ेद महाद्वीप के नाम से अंटार्कटिका को जानते हैं। यहाँ पे आप लोग जानते हैं भारत के 3 जो है अनुसंधान केंद्र बनाए गए हैं। मैत्री है, मैत्री 2 भी है, और एक गंगोत्री नाम से है। ठीक, तो भारतीय नाम से है, तो गंगोत्री फिलहाल ख़त्म हो चुका है और अब 2-3 इसमें बने हुए, मैत्री 2 अभी इसमें काम चालू है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ए ऑप्शन अंटार्कटिका। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। और इसमें हम डिटेल्स की चर्चा करते हैं। तो डिटेल्स क्या है आप लोगों के सामने ये रही डिटेल। तो वैज्ञानिकों ने जो है चेतावनी दी है कि मानव जनित जलवायु परिवर्तन के कारण थ्वाइट्स ग्लेशियर तेजी से पिघल रहा है। ठीक, इसका क्या है, मानव जो है इस समय क्या है देखते हो आप लोग, क्या है कि जो सीएफसी गैस वगैरह होती है और गर्मी की वजह से ग्लेशियर तेज़ी से पिघल रहे हैं। इसकी वजह से क्या होता है, समुद्र का स्तर जो है पानी का लगातार बढ़ रहा है। और यह पश्चिमी अंटार्कटिका में स्थित एक विशाल ग्लेशियर है जिसे अक्सर प्लय ग्लेशियर के नाम से भी जाना जाता है। और यह ग्लेशियर बहुत चौड़ा और तीव्र गति से बहने वाला है जिसका आकार क्या है, लगभग फ्लोरिडा व ग्रेट ब्रिटेन जैसा है। ठीक, इतना बड़ा ग्लेशियर कि जो ग्रेट ब्रिटेन है इसमें समा सकता है। ठीक, और आगे हम बात करते हैं इसकी डिटेल और नेक्स्ट दी गई है। तो यह अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि वैश्विक वार्षिक समुद्र स्तर वृद्धि में लगभग 4% का योगदान देता है। और अध्ययनों में पता चला है कि यह पतला हो रहा है, पीछे हट रहा है और महासागरों में अधिक पिघला हुआ पानी मिल रहा है। यदि यह धंस जाता है तो पश्चिमी अंटार्कटिका की बर्फ की चादर को अस्थिर कर सकता है जिससे समुद्र स्तर में गंभीर वृद्धि हो जाएगी। और 2030 तक मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंडोनेशिया की जो राजधानी जकार्ता है पानी के समुद्री बाढ़ की वजह से वो डूब जाएगा, इसीलिए उसकी नई राजधानी नुसंतारा ट्रांसफ़र कर दी गई है। तो 2030 में ये भी हो जाएगा इंडोनेशिया में। ठीक, तो ये मैटर है, ग्लेशियर के पिघलने की वजह से समुद्र स्तर लगातार बढ़ रहा है और आने वाले समय में भारत के जो समुद्री एरिया के जो राज्य हैं
जैसे कि गुजरात है, महाराष्ट्र, गोवा है, इन राज्यों में भी पानी का स्तर बढ़ जाएगा, तो कुछ हिस्सा यहाँ का भी डूबने की संभावना है। आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर है 8, इसके बारे में बताते हैं। तो हाल ही में बुजुर्गों के लिए अलग बजट पेश करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये भी आपका इम्पॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। तो बुजुर्गों के लिए अलग सा बजट पेश कर दिया है। ऑप्शन ए है जम्मू कश्मीर, बी है आंध्र प्रदेश, सी है केरल तथा डी ऑप्शन है तमिलनाडु। तो ये राइट आंसर आप लोग क्या लगाएंगे इसमें? सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो केरल राज्य जो है, इन्होंने क्या किया है, बुजुर्गों के लिए अलग से बजट पेश कर दिया है। तो राइट आंसर आप लोगों का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक, आगे हम बात करते हैं इसकी जानकारी के बारे में। तो जानकारी आप लोगों को ये है कि केरल जो है बुजुर्ग वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक समर्पित वृद्धजन बजट जारी करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। और वित्त वर्ष 2026 में क्या किया इन्होंने, 2026 के बजट में इन्होंने इसको पेश किया है। और आगे हम बताते हैं इसकी जानकारी। तो कुल बजट का लगभग कितना, 19.07%, यानी कि 46,236.52 करोड़ बुजुर्गों के कल्याण, स्वास्थ्य और पेंशन के लिए अलग से निर्धारित किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी रहेगी केरल के बारे में। और आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट, इसकी मुख्य विवरण क्या है। तो मुख्य विवरण में आप लोगों को देखने को ये मिल रहा है, बजट क्या था 2026-27 का था, और उद्देश्य इसका क्या है। तो उद्देश्य के बारे में, तेज़ी से बढ़ती बुजुर्ग आबादी जो है के लिए पेंशन, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा को पारदर्शी व केंद्रीकृत बनाना है। कुल राशि ये आपको दी गई है, 19.07% कुल बजट था। और मुख्य फोकस क्या था, तो सिल्वर इकोनॉमी और केयर इकोनॉमी को बढ़ावा देना इसका मुख्य फोकस था। ठीक, और आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट, हमारा प्रश्न ये रहा, प्रश्न नंबर है हमारा 9 नंबर। इसमें भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है आपके हैं। तो इसके बारे में बात करना चाहते हैं कि स्पेन ने जो क्या किया, स्पेन ने बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर कितने साल से कम उम्र के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और बढ़िया है। स्पेन आप लोग जानते हैं, इसकी राजधानी क्या है, मैड्रिड है। ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन आप लोगों के सामने दिया हुआ है। ए ऑप्शन है 10 वर्ष, और बी है 15 वर्ष, सी है बी है 12 वर्ष, सी है 15 वर्ष, और डी ऑप्शन आपका 16 वर्ष। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये डी ऑप्शन हो जाएगा। 16 वर्ष के बच्चों को लगा दिया है प्रतिबंध, क्योंकि आजकल देख रहे हो पेपर में आप लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ते होंगे कि बच्चे क्या है कि जो फ्री फायर वगैरह और जो भी गेम है इसके चक्कर में क्या है कि अपने आप को ख़त्म कर दिया। अभी कल की न्यूज़ है, यहीं उत्तर प्रदेश की ही किसी गाँव की, किसी ज़िले की। तो वहाँ की 3 लड़कियाँ जो हैं ऑनलाइन गेम खेला करती थी 4-4 5-5 घंटे लगातार, और उन्होंने क्या, तीनों लड़कियों ने छत से छलांग लगा के आत्महत्या कर लिया है। ठीक, तो बहुत सारे ऐसे मैटर आते हैं, बच्चे इतना पढ़ाई लिखाई को छोड़ के मोबाइल में गेम के चक्कर में, हमारे यहाँ भी बहुत सारे गधे ऐसे हैं जो मोबाइल के चक्कर में क्या है, अपना एक खुद का कीबोर्ड लेकर कीबोर्ड से वो गेम खेलते हैं, तो पढ़ाई लिखाई को छोड़ के वो उसी में लगे रहते हैं। तो इसका राइट आंसर फिलहाल हो जाएगा 16 वर्ष। और अभी आप लोग जानते हैं ऑस्ट्रेलिया भी लगा चुका है ऐसे बच्चों के ऊपर प्रतिबंध जो ऑनलाइन गेम खेलते हैं, मोबाइल से दूर कर दिया गया उनको। तो ये से फ्रांस भी लगाएगा। तो बहुत सारे जो हैं देश एक दूसरे को देखते हुए, इन सारी घटनाओं को मद्देनज़र रखते हुए ये सिस्टम कर रहा है, और बहुत ज़रूरी भी है। तो आगे हम बात करते हैं स्पेन के बारे में। तो 16 साल से जो है 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंधित लगाने वाला यूरोपीय देश बन गया, पहला यूरोपीय देश है। ये याद रखना, इम्पॉर्टेंट क्या है, यूरोपीय देश है ये। और स्पेन ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध लगा दिया, ऐसा करने वाला वह पहला यूरोपीय देश है। और ऑस्ट्रेलिया के बाद विश्व स्तर पर दूसरा देश बन गया है। तो हमने अभी बताया कि ऑस्ट्रेलिया लगा चुका है इसके पहले, और अब ये दूसरा देश बन गया। ठीक, चलो बात करते हैं स्पेन के बारे में, कुछ जानकारियाँ और हैं। तो स्पेन की आप लोग जानते हैं राजधानी क्या है इसकी। तो राजधानी आप लोग जानते हैं इसकी राजधानी क्या है, मैड्रिड है। और इसमें सावरों की लड़ाई होती है। मुद्रा यहाँ की यूरो है। प्रधानमंत्री कौन है, पेड्रो सांचेज हैं। और यहाँ की भाषा क्या है, स्पेनिश यहाँ की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। ठीक, तो ये थी जानकारी स्पेन के बारे में। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट, हमारा प्रश्न ये रहा, प्रश्न नंबर है 10। भारत जो है लगातार दूसरी बार किस वर्ष एशियाई राइफल डेमोक्रेटिक चैंपियनशिप की मेज़बानी चाहेगा।
तो ये भी प्रश्न इम्पॉर्टेंट रहेगा। आप लोगों के ऑप्शन है 2025, ए ऑप्शन है 2025, बी है 2026, सी है 2027 तथा डी ऑप्शन है 2028। तो इसका राइट आंसर आप लोग देने का प्रयास करेंगे। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 2027। ठीक, तो सभी लोग क्या आंसर करेंगे? राइट आंसर आप लोग लगाएंगे 2027, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन आपका सही हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक, तो सी ऑप्शन आप लोग लगाएंगे 2027, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे हम इसकी डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। तो ये रही इसकी डिटेल। तो नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा सफल बोली के माध्यम से मेज़बानी के अधिकार हासिल करने के बाद भारत 2027 में क्या करेगा? 2027 में एशियाई राइफल पिस्तौल चैंपियनशिप की मेज़बानी करेगा। ठीक, और आगे इसकी जानकारी। तो यह जो है लगातार दूसरी बार है जब भारत प्रतिष्ठित महाद्वीपीय शूटिंग चैंपियनशिप की मेज़बानी करेगा, जो 1 से 10 दिसंबर 2027 तक नई दिल्ली के डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में आयोजित किया जाएगा। इसको भी आप लोग याद रखना, दिल्ली में होगा। ठीक, और आगे है नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर है 11। इसके बारे में आप लोग बताने का प्रयास करेंगे आंसर। 11 नंबर प्रश्न की हम बात करते हैं। तो ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी रहेगा। ऑप्शन ए है अजीत सिंह है, फिलहाल महिला, तो आप लोग देखते हैं महिला ही लगाएंगे। राजेंद्र कुमार है, सोनम वांगचुक है, फिलहाल ये नहीं है। रूबल नेगी इसका राइट आंसर लगाएंगे। तो डी ऑप्शन है, ये है रूबल नेगी, और इन्होंने क्या है ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 में इन्होंने सम्मान प्राप्त किया है। ठीक, आगे हम बात करते हैं इसकी डिटेल्स के बारे में। तो इसकी डिटेल्स ये रही। तो ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 से भारतीय शिक्षिका रूबल नेगी को सम्मानित किया गया है, और मुख्य विवरण क्या है? तो पुरस्कार उन्हें जो है सम्मान के तौर पर $1 मिलियन लगभग 8.3 करोड़ रुपए अधिक दिए गए। तो बताओ भाला, इतनी बड़ी राशि हमको मिल जाए तो हम कुछ भी ना करें। उपलब्धि है, वह एक प्रतिष्ठित पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय है। तो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पहली भारतीय है, ये आपको ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। आगे हम बात करते हैं इसकी डिटेल्स के बारे में। तो योगदान इनका क्या रहेगा? तो योगदान उन्होंने अपनी संस्था रूबल नेगी आर्ट फाउंडेशन के माध्यम से वंचित बच्चों के लिए 800 से अधिक शिक्षण केंद्र स्थापित किए हैं, और कला म्यूरल आर्ट के जरिए शिक्षा को बढ़ावा दिया है। स्थान क्या है? तो यह पुरस्कार दुबई में आयोजित वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट के दौरान इनको प्रदान किया गया है। तो दुबई में मिला है, ये भी आप लोग याद रखना। तो इम्पॉर्टेंट प्रश्न था। आगे हम बात करते हैं, फिलहाल ये थे आज के हमारे 10 या 11 महत्वपूर्ण प्रश्न। और आगे हमारे कल के प्रश्न के जो महत्वपूर्ण विजेता हैं उनकी लिस्ट जारी हो गई है, मेरिट लिस्ट आप लोग देख लीजिए। तो पहला आंसर देने वाली पूजा राज प्यारा हैं, दूसरा माही पटेल है, तीसरा रेनू यादव है, और चौथा जो है सीलू यादव हैं। इन लोगों ने हमारे प्रश्न का सही जवाब दिया था। मैंने पूछा था लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, तो आप लोगों ने आंसर दिया था, क्या था? मीरा कुमार जो है ये। तो बाबू जगजीवन राम जो बिहार के हैं, इनकी पुत्री हैं मीरा कुमार। और वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? बिरला जी हैं, और इनके खिलाफ क्या है? विपक्षी पार्टी ने क्या है? अविश्वास प्रस्ताव मत के लिए घोषणा कर दी है। तो आगे देखो क्या होता है। तो ये थे हमारे धुरंधर महापुरुष। और बेस्ट जवाब किसने दिया था? तो पूजा राज प्यारा, माही पटेल और रेनू ने उन्होंने पूरा डिटेल के साथ जवाब दिया। तो बहुत सारी बधाइयाँ विक्रम एकेडमी की तरफ से इन लोगों को। और लगातार सभी लोग आंसर किया करें ताकि हमारा मोटिवेशन रहता है। और आज का हमारा प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा है, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन थी? ये सभी लोग बहुत पहले पढ़ चुके होंगे, इसके बारे में आप लोग डिटेल में बताइएगा। इसमें किस सन में प्रसारित हुई थी, इसके जो प्रोड्यूसर कौन थे, ये सारी जानकारी आप लोग बताइएगा ज़रूर। तो भारत की पहली बोलती फिल्म के नाम से आप लोगों को आंसर करना है। तो आप लोग जो इसका PDF है विक्रम एकेडमी में, आप लोगों को इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप पे मैसेज करेंगे तो आपको PDF मिल जाएगा। ठीक, तो सभी लोग इसमें जुड़ जाएंगे। तो ये थी आज की हमारी क्लास, और सभी लोग आंसर ज़रूर करिएगा। क्लास कैसी लगी आप लोग आंसर करिएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। तो मिलते हैं फिर कल सुबह 7 बजे करंट अफेयर बाय विक्रम सर। तब तक के लिए थैंक यू, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, बाय सभी को। और क्लास को शेयर ज़रूर किया करें आप लोग, और क्लास को शेयर करने के बाद आप लोग लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे जो भी नए स्टूडेंट हैं चैनल को। ठीक, तो सभी लोग ये काम ज़रूर करिएगा। चलो ठीक है, मिलते हैं कल सुबह फिर 7 बजे। ठीक।